Hello guys, welcome to our channel Engineer Being. Today I am going to cover the important questions of Module 2 Part 1. Module 1 मैंने दो पार्ट्स में कवर किया था जिसमें मैंने सारे AKTU के important questions कवर किए जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और मॉड्यूल 1 आपका इंट्रोडक्शन था इसलिए सारे टॉपिक्स का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दोनों ही पार्ट्स में कवर किया गया है। आई होप आप लोगों ने वो वीडियोस देखी होगी और अगर आपने नहीं देखी है so do check those videos in the description box. So let's start today's important topics of module 2. Question number 1. Discuss the applications, properties, issues and disadvantages of support vector machine. ये क्वेश्चन आपका 2020 में आया था 10 मार्क्स में। 2 मार्क्स में ये पूछा गया था सपोर्ट वेक्टर्स क्या होते हैं और why SVM is an example of large margin classifier. डिस्कस द डिफरेंट कर्नल फंक्शन इन एसवीएम। तो ये क्वेश्चन आपके 2020 में आए हुए हैं, मतलब अगर हम कैलकुलेट करें तो 22 मार्क्स का यही टॉपिक आया था आपका 2020 में। देखते हैं इसका आंसर कैसे हम लिख सकते हैं। मैंने मॉड्यूल 1 के पार्ट 2 में सपोर्ट वेक्टर मशीन के बारे में एक्सप्लेन किया था। आई होप गाइज आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। बाकी थोड़ा सा मैं इस वीडियो में भी आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी, बट do watch that video also to understand it in a better way. So let's start. Support vector machine is the linear model for classification and regression problem. So पहली चीज की support vector machine जो है वो supervised learning पर based है और supervised learning के दो parts होते हैं, classification and regression. तो हमने पढ़ा था कि SVM जो है वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के लिए ज्यादा हम यूज करते हैं एसवीएम को। और एसवीएम का काम क्या होता है कि हमारे पास जो डेटा होता है तो हमारे पास मिक्स डेटा होता है। मिक्स डेटा को हम एसवीएम मशीन में डालते हैं और वो एसवीएम मशीन उस मिक्स डेटा को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर देती है यूजिंग अ लाइन और अ हाइपरप्लेन। तो इससे हम वो चीज समझ सकते हैं। डिटेलिंग में मैंने गाइस फर्स्ट वीडियो में समझाया, सो डू वॉच दैट वीडियो। दिस इज द मिक्स डेटा। इसको हम सपोर्ट वेक्टर मशीन के थ्रू पास करेंगे, सो इट विल बी डिवाइडेड इनटू द क्लासेस। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज दिस इज द एग्जांपल। आई हैव टू टाइप ऑफ डेटा, दिस इज डेटा 1 and this is data 2, and if I want to separate it, so what will be the basic idea? I will try to draw the line. So I can either draw this line or I can draw this line. या तो हम डार्क ग्रीन वाली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं या फिर लाइट ग्रीन वाली। अब डार्क ग्रीन वाली लाइन जो है वो इस वाले डेटा सेट के ज्यादा पास है, तो हम ये वाली सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम ये वाली लाइन सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉपरली डिवाइड कर रही है दोनों ही डेटा सेट्स को, तो हम लाइन L2 का यूज करेंगे। उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे क्लोज पॉइंट्स होंगे, जैसे कि अगर हम लाइन L2 को कंसीडर करें और डेटा 1 में देखें, दिस इज द डेटा 1 एंड दिस इज डेटा 2, तो डेटा 1 में इस लाइन के सबसे ज्यादा क्लोज पॉइंट ये हो सकता है, ये हो सकता है या ये हो सकता है। इन तीनों में जो भी क्लोजेस्ट होगा उससे हम इस वाली लाइन को कंबाइन कर देंगे। सिमिलरली डेटा 2 में भी हम देखेंगे कि कौन सा पॉइंट क्लोजेस्ट है। तो सपोज ये वाला पॉइंट क्लोजेस्ट है तो हमने इसको यहाँ इस वाली लाइन से कवर कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे एक डॉटेड लाइन क्रिएट कर दी टू शो अ हाइपरप्लेन। अब ये वाला जो पार्ट है, जो मैंने ये लाइंस ड्रॉ किए हैं क्लोज पॉइंट से, इनको बोलते हैं हम मार्जिन। दे आर सेड टू बी मार्जिन। और ये जो क्लोज पॉइंट्स हैं इनको बोला जाता है सपोर्ट वेक्टर्स। यही आपसे 2 मार्क्स में पूछा गया था कि सपोर्ट वेक्टर्स क्या होते हैं, तो ये क्लोजेस्ट पॉइंट्स को ही हम सपोर्ट वेक्टर्स बोलते हैं और ये होता है हमारा मार्जिन। ठीक है, तो एसवीएम का काम क्या होता है, मेन एम जो होता है कि दोनों डेटा सेट्स को मैक्स टू मैक्स जो है सेपरेट कर देना, दैट मीन्स टू मैक्सिमाइज द मार्जिन। ठीक है, और ये जो पूरा जनरेट हुआ इसको ही हम बोलते हैं ऑप्टिमल हाइपरप्लेन। नेक्स्ट डायग्राम में हम प्रॉपर टर्म्स पढ़ भी सकते हैं कि ये पूरा जो है दैट इज द ऑप्टिमल हाइपरप्लेन। ये वाला छोटा छोटा पार्ट है दैट इज द मार्जिन, और ये जो क्लोजेस्ट पॉइंट्स हैं ये हमारे हैं सपोर्ट वेक्टर। ठीक है, और एम क्या होता है, टू मैक्सिमाइज द मार्जिन। दिस इज द एम ऑफ एसवीएम। यहाँ से हम सपोर्ट वेक्टर मशीन की डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। ऑप्टिमल हाइपरप्लेन क्या होता है, तो पढ़ते हैं एक बार सपोर्ट वेक्टर्स क्या होते हैं। अकॉर्डिंग टू एसवीएम एल्गोरिथम वी फाइंड द पॉइंट्स क्लोजेस्ट टू द लाइन फ्रॉम बोथ द क्लासेस। तो दोनों ही क्लासेस से, दिस इज द क्लास 1 दैट इज डेटा 1 एंड दिस इज द डेटा 2, तो दोनों ही डेटा से इस वाली लाइन के जो भी पॉइंट क्लोजेस्ट हैं,
कौन कौन से क्लोजेस्ट है, ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट, तो इन्हीं को हमने क्या बोला है, सपोर्ट वेक्टर्स। उसके बाद वी कंप्यूट द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द सपोर्ट वेक्टर्स। हमने क्या देखा कि ये हमारी लाइन थी L2 और ये सपोर्ट वेक्टर्स थे P1 एंड P2, इनके बीच का जब मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट किया तो मैंने इनको क्या नाम दिया, मार्जिन। तो यही डेफिनेशन लिखी है मार्जिन की, कि द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द सपोर्ट वेक्टर्स, दैट इज कॉल्ड एज margin. And what is the goal? Our goal is to maximize the margin. The hyperplane for which the margin is maximum is optimal hyperplane. So SVM tries to make the decision boundary in such a way that the separation between the two classes is as wide as possible. That means कि मुझे दोनों ही classes में separation maximum रखना है, मुझे ज्यादा से ज्यादा separation create करना है, decision boundary create करनी है, किसके थ्रू hyperplane. ओके, सो ये हुआ एसवीएम का बेसिक इंट्रो, ये मैंने पार्ट 1 में भी डिटेलिंग में एक्सप्लेन किया है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज जो हमसे क्वेश्चन में पूछी कि एसवीएम कर्नल्स क्या होते हैं। अब ये तो हुआ हमारा लीनियर डेटा, इस डेटा को सेपरेट करना इज वेरी इजी, बट क्या हमें रियल लाइफ में ऐसा डेटा मिलेगा जो इतना अच्छे से एकदम खुद से ही सेपरेट हो? रियल लाइफ में हमें मिलेगा मिक्स्ड डेटा, नॉन लीनियर डेटा, इस टाइप का डेटा। ठीक है, ये हमें रियल लाइफ में डेटा मिलेगा जिससे हम किसी लाइन को ड्रॉ करके हम सेपरेट नहीं कर सकते। मैं कैसी भी लाइन ड्रॉ कर लूं इस 2D प्लेन में, मैं इसको सेपरेट कर ही नहीं सकती इस डेटा को। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कर्नल। क्या यूज करते हैं, कर्नल। तो कर्नल क्या करता है कि जो भी आपके जैसे 2 डायमेंशनल डेटाज हुए, ठीक है, ये 2 डायमेंशनल में डेटा, या मैं ये कहूँ कि लो डायमेंशनल डेटा में जो होते हैं वो कर्नल के थ्रू पास होते हैं, एंड कर्नल क्या करता है, उनको हाई डायमेंशनल डेटा में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि अभी ये 2 डायमेंशनल में है, तो इसको मैं 3 डायमेंशनल में कन्वर्ट कर सकती हूँ। और अगर मैंने 3 डायमेंशनल में कन्वर्ट किया, सपोज एक मैंने z एक्सिस भी बना ली, तब मैं इस डेटा को सेपरेट कर सकती हूँ यूजिंग अ लाइन। देखते हैं एक बार इस डायग्राम में, अगर मैं एक z एक्सिस भी बना लूंगी तो ये डेटा मुझे कुछ इस टाइप से दिखेगा, मतलब रेड बॉल्स और ब्लू बॉल्स के बीच में मुझे कुछ सेपरेशन दिखेगा ओवर द z एक्सिस, सो आई कैन मेक अ लाइन। तब मैं उसको लाइन से सेपरेट कर सकती हूँ और यूजिंग अ हाइपरप्लेन। ठीक है, तो ये हुआ इज नॉट लीनियरली सेपरेबल। और अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इज लीनियरली सेपरेबल, क्योंकि सपोज यहाँ पे है मेरी रेड बॉल्स और यहाँ पे है मेरी ब्लू बॉल्स, तो इनके बीच का कुछ डिस्टेंस है, तो मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करके सेपरेट कर सकती हूँ दोनों को। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, जब मैंने डेटा को 3 डायमेंशन में इमेजिन किया। तो ये चीज किसकी हेल्प से होती है, कर्नल की हेल्प से। तो इसी चीज के लिए हम कर्नल को यूज करते हैं। डेफिनेशन देखते हैं, एसवीएम कैन वर्क वेल विद नॉन लीनियर डेटा यूजिंग कर्नल ट्रिक्स। तो हमने कर्नल को यूज किया और नॉन लीनियर डेटा को, जो हमारा लो डायमेंशनल डेटा था, उसको हाई डायमेंशनल में कन्वर्ट कर दिया। द फंक्शन ऑफ कर्नल ट्रिक इज टू मैप द लो डायमेंशनल इनपुट स्पेस एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू द हाई डायमेंशनल स्पेस। तो सेम चीजें लिखी है जो यहाँ पे मैंने डायग्राम के थ्रू ड्रॉ किया। सिंपल वर्ड्स में देखें तो कन्वर्ट्स नॉन सेपरेबल प्रॉब्लम्स इनटू द सेपरेबल प्रॉब्लम्स बाय एडिंग मोर डायमेंशन। सेम चीज लिखी है कि एक नया डायमेंशन ऐड कर देता है कर्नल, जिसकी वजह से जो डेटा हम सेपरेट नहीं कर पा रहे थे वो अब हम सेपरेट कर पाते हैं। इट मेक्स एसवीएम पावरफुल, फ्लेक्सिबल एंड एक्यूरेट। तो ये चीज आ गई प्रॉपर्टी एसवीएम की, कि कर्नल की हेल्प से एसवीएम और ज्यादा पावरफुल, फ्लेक्सिबल और एक्यूरेट बन जाता है। ठीक है, ये मैंने जिससे अच्छे से आप लोगों को इमेजिन हो, इसलिए मैंने ये कुछ डायग्राम्स ऐड किए थे जिससे 3 डायमेंशनल में हम इमेजिन कर पाए। उसके बाद आता है 3 टाइप्स ऑफ कर्नल। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कर्नल, लीनियर, पॉलिनोमियल कर्नल एंड गॉसियन रेडियल बेसिस कर्नल। ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है कि कर्नल के टाइप्स बताएं। तो लीनियर कर्नल में क्या होता है, लीनियर कर्नल कैन बी यूज्ड एज नॉर्मल डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 गिवन observations and the equation of the kernel function is this is the kernel, these are my points, और यहाँ पे sum x multiplied by xi, so this is the equation जो हमें सिंपली याद रखनी पड़ेगी। फिर आता है पॉलिनोमियल कर्नल, इसको हम इमेज प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं और ये एक जनरलाइज्ड फॉर्म होता है लीनियर कर्नल का ही। एंड डिस्टिंग्विश कर्व्ड और नॉन लीनियर इनपुट स्पेस। तो इन दोनों में अगर मुझे डिस्टिंग्विश करना है कर्व्ड और नॉन लीनियर इनपुट स्पेस में, तब पॉलिनोमियल कर्नल का यूज किया जाता है, और बाकी इमेज प्रोसेसिंग के लिए। एंड दिस इज द इक्वेशन फॉर दिस कर्नल फंक्शन, दीज आर माय पॉइंट्स।
and sum x into xi, and here d represents the degree of your polynomial and 1 यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं. नेक्स्ट इज गॉसियन रेडियल बेसिस फंक्शन. ये हम तब यूज करते हैं जब सपोज हमारे पास कोई डेटा है और उस डेटा की हमारे पास कोई प्रायर नॉलेज नहीं है, तब हम गॉसियन रेडियल बेसिस फंक्शन कर्नल का यूज करते हैं. यहाँ पे लिखा भी है, इट इज अ जनरल पर्पस कर्नल used when there is no prior knowledge about the data. RBF kernel mostly used in SVM classification maps input space in indefinite dimensional space. मतलब हमारा जो स्पेस लो डायमेंशन में है उसको हायर टू हायर डायमेंशन में लेके जा सकता है ये वाला कर्नल. इसकी इक्वेशन ये होती है, कर्नल आया एक्सपोनेंट देन गामा मल्टीप्लाइड बाय सम x माइनस xi टू द एक्सपोनेंट 2, एंड यहाँ पे गामा फंक्शन को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर. फिर आते हैं व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ कर्नल. कर्नल के एप्लीकेशन देखें तो पहला आता है फेस डिटेक्शन. SVM classify parts of image as a face and non-face and create a square boundary around a face. जब हम फेस डिटेक्शन वाला सिस्टम बनाते हैं तो यूजुअली उसमें क्या होता है कि फेस के अराउंड इस टाइप की ना बाउंड्री आ जाती है, डबल बाउंड्री ब्लू कलर की, जो मैंने देखी है फेस रिकॉग्निशन प्रोजेक्ट्स में, और उसके बाद वो डिटरमाइन करता है कि वो इमेज फेस है या नहीं है. तो पहला हुआ फेस डिटेक्शन में हम यूज करते हैं SVM. फिर आता है हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन में. तो SVM को हम हैंड राइटिंग के कैरेक्टर, जो भी हमने कैरेक्टर्स लिखे हैं अल्फाबेट्स डिजिट्स, उनको भी रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है. टेक्सचर क्लासिफिकेशन. In SVM application, we can use images of certain textures and use the data to classify whether the surface is smooth or not. तो हम टेक्सचर क्लासिफिकेशन के लिए भी SVM को यूज कर सकते हैं. अगर हमारे पास कोई इमेज है उसके हम पिक्सेल्स को देख के या SVM एप्लीकेशन को देख के बता सकते हैं इमेज स्मूथ है या रफ है. फिर आता है स्टीनोग्राफी डिटेक्शन इन डिजिटल इमेजेस. यूजिंग SVM we can find if an image is pure or adulterated. This could be used in security-based organization to uncover secret messages. Yes, we can encrypt messages in high-resolution images. तो होता क्या है कि जो images होती हैं, जो भी images हमारी हाई रेजोल्यूशन वाली होती है, अब अगर हाई रेजोल्यूशन वाली होंगी तो उसमें पिक्सल्स भी ज्यादा होंगे. पिक्सल्स ज्यादा होते हैं तो वहां पर हम डेटा को या कुछ इमेज के अंदर कोई सीक्रेट मैसेज रख सकते हैं, तो वहां पे मैसेज को डिकोड करना डिफिकल्ट हो जाता है. तो इस टाइप की चीजों में भी हम SVM का यूज कर सकते हैं टू डिकोड द मैसेज, उस मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए. तो सिक्योरिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस में भी ये यूज होता है स्टीनोग्राफी में. फिर आता है हमारे प्रॉपर्टीज SVM की. फ्लेक्सिबिलिटी इन चूजिंग अ सिमिलैरिटी फंक्शन, फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी, स्पार्सनेस ऑफ सॉल्यूशन व्हेन डीलिंग विद लार्ज डेटा सेट्स. Only support vectors are used to specify the separating hyperplanes. Third, ability to handle large feature space. Complexity does not depend on dimensionality of the feature space. Fourth is, overfitting can be controlled by soft margin approach. We let some data points enter our margin intentionally. इसका मतलब ये है कि सपोज अगर हमारे पास बहुत सारा डेटा है तो हम क्या करते हैं कि जो भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं या जो भी हम मार्जिन ड्रॉ कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं थोड़ी सा सॉफ्ट मार्जिन ड्रॉ कर लेते हैं कि जो भी हमारे डेटा पॉइंट्स हैं अगर वो थोड़ा बहुत मार्जिन के अंदर आ भी रहे हैं तो वो इट्स ओके, हम उस चीज को ना कंसीडर कर लेते हैं. अगर वो ज्यादा सेपरेबल नहीं है डेटा भी तो वो चीज हम कंसीडर कर लेते हैं. तो ये कह रहा है ओवरफिटिंग कैन बी कंट्रोल्ड बाय सॉफ्ट मार्जिन अप्रोच. जैसे कि हमने यहाँ पे SVM ड्रॉ किया था, तो सपोज डेटा सेट है और ये एक दूसरा डेटा सेट है. अगर मैं कलर ड्रॉ करूं, सपोज ये येलो कलर का डेटा सेट है. अब यहाँ पे अगर सपोज ब्लू लाइन मैंने ड्रॉ की है इस तरीके से, तो यहाँ पे अगर कोई मार्जिन अगर हम ड्रॉ करें तो यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स जो हैं ऑरेंज येलो अंदर आ रहे हैं ना मार्जिन के, तो वो चीज भी हम कंसीडर कर सकते हैं यूजिंग सॉफ्ट मार्जिन अप्रोच. तो ये कह रहा है कि ओवरफिटिंग कैन बी कंट्रोल्ड. फिर आता है अ सिंपल कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम विच इज गारंटीड टू कन्वर्ज टू अ सिंगल ग्लोबल सॉल्यूशन. तो ये हुई कुछ प्रॉपर्टीज SVM की. फिर आता है व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ SVM. SVM algorithm is not suitable for large data sets because the required training time is higher. पहली चीज की लार्ज डेटा सेट्स के लिए सुटेबल नहीं है, ट्रेनिंग टाइम बढ़ जाता है. सेकेंड थिंग,
कि जब डेटा में ज्यादा नॉइज होती है, ठीक है, या टारगेट क्लासेस ओवरलैप करें, तब एसवीएम अच्छे से परफॉर्म नहीं करती है। In cases where the number of features for each data point exceeds the number of training samples, SVM will underperform. And last one is कि हमें कौन सा कर्नल फंक्शन चूज करना है एक पर्टिकुलर एसवीएम के लिए, सेपरेट करने के लिए डेटा, ये भी हमारा एक टास्क होता है। अगर हम गलत कर्नल फंक्शन यूज कर लेंगे तो हमारा सारा काम जो है वो गलत हो जाएगा। तो सही कर्नल फंक्शन चूज करना भी एक टास्क है। सो दिस इज द इश्यूज और वी कैन से डिसएडवांटेजेस ऑफ एसवीएम। तो ये था हमारा पूरा एसवीएम, जिसमें हमने इसकी डिसएडवांटेज, इसकी प्रॉपर्टीज, ये होता क्या है, टाइप्स ऑफ कर्नल, कर्नल क्या होता है, लीनियर नॉन लीनियर डेटा पे कैसे एसवीएम वर्क करता है, ये हमने पूरा का पूरा कवर कर लिया है। और इसमें 22 मार्क्स का तो आया ही है पूरा पेपर में इन 2020। सो चांसेस है कि इस बार भी आए। नेक्स्ट देखते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया था, 2 मार्क्स में पूछा गया था ये क्वेश्चन, व्हाट इज लीनियर एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन। मैंने कुछ थोड़े ज्यादा पॉइंट्स रखे हैं टू अंडरस्टैंड, टू मेक इट अंडरस्टैंड बेटर। रिग्रेशन क्या होता है, हमने जब पार्ट 1 कवर किया था हमने देखा था लर्निंग के 3 टाइप्स हैं, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट। हमने उसमें देखा था सुपरवाइज्ड लर्निंग के 2 पार्ट्स होते हैं, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। तो हम रिग्रेशन यहाँ पे पढ़ेंगे, और रिग्रेशन के 2 टाइप्स हैं यहाँ पे, लीनियर एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो रिग्रेशन क्या करता है, इट हेल्प्स इन फाइंडिंग द कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स एंड enables us to predict the continuous output variable based on one or more predictor variables। तो होता क्या है कि जो हमारे कोरिलेशन फाइंड आउट करने में ये हेल्प करता है, और जो हमारे रियल टाइम डेटा होता है, लाइक कॉन्टिन्यूस आउटपुट जनरेट करता है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग हो गया, ठीक है, यहाँ पे प्रिडिक्शन में हेल्प करता है, फोरकास्टिंग, टाइम सीरीज मॉडलिंग, डिटरमाइनिंग द कैजुअल इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। तो इन सारी चीजों के लिए यूज होता है। अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें रिग्रेशन के, तो ये हो गया प्रिडिक्शन ऑफ रेन यूजिंग टेम्परेचर एंड अदर फैक्टर्स। तो हमने क्या करा, ये 2 फैक्टर्स को यूज किया और हम किसकी प्रिडिक्शन कर रहे हैं, रेन की, या हम मार्केट का ट्रेंड प्रिडिक्ट कर रहे हैं, या फिर हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं रोड एक्सीडेंट्स का। तो हम एक वेरिएबल यूज कर रहे हैं, ये वाला वेरिएबल, और यहाँ पे हम एक कॉन्टिन्यूस वैल्यू एक जनरेट करेंगे, कॉन्टिन्यूस आउटपुट। तो ये चीज होता है हमारा रिग्रेशन में। By performing the regression, we can confidently determine most important factor and the least important factor and how each factor is affecting other factors। अगर हमें कोई भी चीज प्रिडिक्ट करनी होती है तो हम उसके लिए कुछ फैक्टर्स देखते हैं, कि जैसे रेन है तो टेम्परेचर हो गया, वेदर हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीजें अफेक्ट करेंगी कि रेन हो रही है या नहीं हो रही है। तो हम ये देखते हैं थ्रू रिग्रेशन की क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट है और क्या फैक्टर अनइम्पॉर्टेंट है। देखते हैं क्या डिफरेंस है इसमें। लीनियर रिग्रेशन पहली चीज की सुपरवाइज्ड रिग्रेशन मॉडल है, और ये भी है तो सुपरवाइज्ड, बट ये क्लासिफिकेशन मॉडल है, ठीक है। क्यों क्यों है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन कब होता है, जब हम कैटेगरी में देते हैं वैल्यूज, कि हम बोले आइदर ट्रू और फॉल्स, बोले मेल और फीमेल, या फिर डिजीज नो डिजीज। तो इस टाइप से जब हम कैटेगरी में देते हैं आंसर, तब वहां पे क्लासिफिकेशन यूज होता है। तो ये सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन मॉडल क्यों है, क्योंकि हम 1 और 0 के थ्रू यहाँ पे वैल्यूज को प्रिडिक्ट करते हैं। लीनियर रिग्रेशन में हम वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं बाय सम इंटीजर नंबर, ठीक है, कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है। यहाँ पे जो हम मैथमेटिक्स यूज करते हैं लीनियर रिग्रेशन में, दैट इज लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन। ये मैथमेटिक्स की एल्गोरिथम हम यूज करते हैं, एंड इट इज बेस्ड ऑन मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। फिर है here when we plot the training data sets, a straight line can be drawn that touches the maximum plots। यहाँ पे जो आपका ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होता है। एनी चेंज इन कोफिशिएंट लेड टू चेंज इन बोथ द डायरेक्शन and the steepness of logistic function। It means positive slope result in an S-shaped curve and negative slope results in Z-shaped curve। तो यहाँ पे जो है आपका स्ट्रेट लाइन तो नहीं आता कर्व, आपका कर्व या तो एस शेप्ड आएगा या फिर जेड शेप्ड आता है कर्व, डिपेंड करता है कि स्लोप क्या है। फिर आता है हमारा लीनियर रिग्रेशन इज यूज्ड टू एस्टिमेट द डिपेंडेंट वेरिएबल इन केस ऑफ चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं।
और यहाँ पे एस्टिमेट करता है ये डिपेंडेंट वेरिएबल को इन केस ऑफ चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे कि प्रिडिक्ट द प्राइस ऑफ हाउसेस। सो इस वीडियो में यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चंस कवर किए हैं, एक तो लीनियर एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे बेस्ड और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसवीएम पे बेस्ड, जिसमें से बहुत सारा आया हुआ है पेपर में। सो गाइज ये टॉपिक्स मैंने कवर किए, अगर आपको कोई भी डाउट हो सो डू कमेंट। अगर आपका कोई भी सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको नहीं आ रहा हो तो वो भी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको पसंद आता है ये वीडियो सो गिव इट अ थम्स अप, डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।